हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टाइप्स डिस्कस करेंगे जो कि हम पिछली वीडियो में कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को समझना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसी टेबल होती है जो हमें ये बताती है कि कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे चलते हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम और सबसे कम रिएक्टिव होगा प्लैटिनम, ठीक है ना। सबसे कम रिएक्टिव होगा प्लैटिनम। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे नीचे सबसे कम रिएक्टिव, यानी ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी मेटल्स की कम हो रही है, एलिमेंट्स की कम हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट, those reaction in which high reactive element take place of low reactive element, ठीक है ना। वो रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट की जगह को घेर लेते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराता हूँ जिंक से, तो देखो बेटा आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख रहे होंगे कि कॉपर आ रहा है नीचे और जिंक आ रहा है ऊपर, ठीक है ना। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ये लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। तो ये जो जिंक है, ये जिंक भैया इसको कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा आके और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर को रिमूव कर देगा। क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देखा आपने कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट था उसने लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज अगर हम कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन लेड से कराते हैं, तो जरा फिर देखिए यहाँ पे कॉपर आपका ये रहा, ठीक है ना, और लेड आपका ऊपर है, ठीक है ना। लेड आपका ऊपर है, तो इसका मतलब लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी ये लेड क्या करेगा, ये लेड कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह खुद ऑक्यूपाई कर लेगा, खुद बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड, ठीक है ना, और कॉपर को रिएक्शन में से अलग कर देगा। ये बात क्लियर हुई ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और उसकी जगह खुद ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाई एक्सचेंज ऑफ आइंस। ध्यान रखना, इसमें आइंस का एक्सचेंज होगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो आइंस होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस एक दूसरे की पोजीशन गेन कर लेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर यहाँ Ag को देखा जाए तो बेटा Ag हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रेट हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्या होगा, इन आइंस का हो जाएगा एक्सचेंज। Cl चला आएगा बेटा Ag के पास और NaO3 चला जाएगा इसके पास, तो क्या बना लेगा, AgCl बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हो कि पॉजिटिव आइंस का एक्सचेंज हो रहा है नेगेटिव आइंस के थ्रू, ठीक है ना, और नेगेटिव आइंस का एक्सचेंज हो रहा है पॉजिटिव आइंस के थ्रू। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, आपने देखा कि आइंस का एक्सचेंज होके एक नया कंपाउंड बन रहा है। ऐसे ही नीचे भी देखेंगे हमारे पास बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो सोडियम है ये आपका चला जाएगा किसके पास, Cl के पास,
ठीक है ना, और बेरियम चला जाएगा आपका SO4 के पास, क्या बना लेंगे BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। समझ में आया, क्या बनाया BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। तो नीचे वाले रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एंड नॉन मेटल, क्या ऑक्सीजन और नॉन मेटल जुड़ती हैं और हाइड्रोजन और मेटल रिमूव होते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और नॉन मेटल जुड़ जाए, हाइड्रोजन और मेटल रिमूव हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन या मेटल जुड़ती हो, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन या मेटल जुड़ती हो और ऑक्सीजन या नॉन मेटल रिमूव होती हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना। अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप क्या देख रहे हो कि जब मैंने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, क्या कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, तो कॉपर अलग हो गया और वाटर बन गया। तो आप क्या देख रहे हो बच्चे, इस कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है, रिडक्शन, ठीक है ना। और आप जरा नीचे देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। और हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो नीचे कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चे, ऑक्सीडेशन, कौन सी, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है और कॉपर रह गया, तो ये इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, इसलिए कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया और वाटर बन गया, तो ये कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। अब सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, बेटा वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के लिए, सॉरी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देते हैं और हाइड्रोजन को लेते हैं, क्या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन को लेते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर ये कॉपर ऑक्साइड इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या वाटर बन जाता, नहीं ना। यानी इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए इस कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन दे दी। और ऑक्सीजन देने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है बेटे, ऑक्सीजन देने वाला सब्सटेंस हमेशा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन लेता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन में आप खुद ही देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेने वाला सब्सटेंस बन गया, यानी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लेता तो क्या रिडक्शन होता, नहीं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लेता तो क्या रिडक्शन होता, नहीं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया है, और ऑक्सीजन लेने वाला सब्सटेंस कौन सा होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, क्या, वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है ना। अब यहाँ आप देख के बताओ ऑक्सीजन किस में जुड़ी, ऑक्सीजन किस में जुड़ी? अरे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है बेटा, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है ना। इसी तरह से वो सब्सटेंस जिसमें या तो हाइड्रोजन जुड़े या जिसमें से ऑक्सीजन निकले उसको बोलते हैं रिड्यूस सब्सटेंस। अब ऑक्सीजन किस में से निकल रही है? ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से निकल रही है। ठीक है ना। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या बन गया? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या हो गया? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ये बात क्लियर हुई बेटे? वेरी गुड। एक बार फिर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है ना। और इसलिए ये जो रिएक्शन बनी ये क्या बन गई? रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया और वाटर बन गया तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीडेशन के लिए अपनी ऑक्सीजन को रिमूव किया तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन ले रहा है तभी तो वाटर बनाया, इसलिए ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो देखो बेटा कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है तो कॉपर ऑक्साइड हो गया रिड्यूस्ड सब्सटेंस और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ रिएक्शन टेक प्लेस टुगेदर। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हों, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराई थी तो कॉपर बना था और अब वाटर बना था, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई तो इसलिए क्या हो गया? रिडक्शन। और उसी रिएक्शन में देखो हमारी हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और क्योंकि इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बारी आती है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन आपको दो तरह से देखने को मिलता है, कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन क्या होता है? प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। आप जब नए नए बर्तन लाते हो, नई नई ज्वेलरी बनवाते हो तो बहुत चमकती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनकी शाइनिंग कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हमारे जो भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। क्या? मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं और ये मेटल ऑक्साइड की लेयर हमारे ज्वेलरी को, हमारे मेटल्स को डल बना देती है, उसकी चमक कम कर देती है। ठीक है ना। जिसको हम मेटल्स का गलना या मेटल्स का सड़ना भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और जब किसी भी अच्छी चीज़ से या किसी भी केमिकल से हम उसको धुल देते हैं या साफ कर देते हैं, रगड़ देते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और हमारा जो मेटल है वो दोबारा से पूरी तरह चमकने लगता है। ठीक है ना। देखो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग। रस्टिंग का सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल हमारा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग। ठीक है ना, जो एवरीडे लाइफ में हमारे देखने को मिलता है, यानी लोहे का सड़ना या लोहे में जंग लगना हमारा रस्टिंग कहलाता है। ठीक है ना। ध्यान रखना कि अगर लोहे को पानी में डुबो के रखा जाए तो वो कभी गलेगा नहीं, अगर लोहे को केवल एयर में रखा जाए
तो भी वो कभी खराब नहीं होगा। फिर लोहा हमेशा तब खराब होगा जब लोहे की रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर दोनों से होगी, तब जाके हमारा जो लोहा है वो खराब होगा, अदरवाइज खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और इसी हाइड्रेटेड ऑक्साइड को हम रस्ट बोलते हैं, या हिंदी में जंग बोलते हैं कि जंग लग गई, है ना। और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना। इसको रस्टिंग के फॉर्मूले को, बेटा रस्ट के फॉर्मूले को जरा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रस्टिंग बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, है ना, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ों को हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा कोरोजन या रस्टिंग बच जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? देखो बेटे, हमारे फूड में फैट भी प्रेजेंट है, ऑयल भी प्रेजेंट है। जब ये फैट और ऑयल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो ये खाने को सड़ा देते हैं, ठीक है ना, रैंसिड बना देते हैं। और जिसको कैसे पहचाना जा सकता है? खाने में से बदबू आने लगती है, खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, इसे हम इस तरह से पहचान लेते हैं, ठीक है ना। और फूड के ऑक्सीडेशन होने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है बच्चे, देख लेते हैं रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला तरीका है कि अगर हम फूड में कोई भी एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला दें, जैसे BHA, BHT, ये एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला दें, तो ये ऑक्सीजन की रिएक्शन हमारे फैट और ऑयल के साथ नहीं होने देंगे। ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से हमारा फूड सड़ेगा नहीं। दूसरी चीज़, भाई ऐसा फूड जिसमें फैट और ऑयल आता हो, अगर हम उसे नाइट्रोजन गैस की पैकिंग में रखें, उसको नाइट्रोजन गैस की पैकिंग में पैक कर दे, ठीक है ना, तो वो सड़ेगा नहीं। आप चिप्स खाते होंगे, अंकल चिप्स वगैरह आते हैं, बड़े यम्मी लगते हैं ना वो, या कुरकुरे, या कोई भी पैकिंग वाला फूड जो आप मार्केट से लेके आते हो, उसमें एक हवा भरी होती है, गैस भरी होती है ना। वो गैस कौन सी होती है? वो गैस होती है नाइट्रोजन। और उस गैस की वजह से ही आपके चिप्स, कुरकुरे वगैरह इतने ज़्यादा क्रंची रहते हैं और सड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो फूड को अगर प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप उसे नाइट्रोजन गैस की पैकिंग में भी रख सकते हो। तीसरा है कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर आप खाने को कुछ समय, देखो लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए प्रिवेंट करना चाहते हो तो फूड को आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पे रिएक्शन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर आप फूड को एक ऐसे कंटेनर में रखते हो जो एयर टाइट है, यानी कि जिसमें हवा आ जा नहीं सकती, वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब एयर आएगी नहीं, जाएगी नहीं, तो ऑक्सीजन भी आएगी नहीं, जाएगी नहीं, और ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ठीक है ना, जिससे हमारा जो फूड है वो एक समय तक के लिए बचाया जा सकता है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर हम फूड को लाइट से दूर रखें, ठीक है ना, अगर लाइट से दूर रखेंगे तो इनडायरेक्टली बेटा वो हीटिंग से भी दूर रहेगा। कहाँ से? हीटिंग से भी दूर रहेगा, और हीटिंग से दूर रहेगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन की संभावनाएं भी, पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाएंगी, ठीक है ना, जिससे फूड एक लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अब आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा कि गेहूं है, चावल है, मक्का है, दालें हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज़ों को हम सुखा के स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। रिएक्शन विदाउट वाटर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, बिना मॉइस्चर के कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इसीलिए अगर
कुछ फूड को, कुछ ग्रेन्स को, कीरल्स को, है ना, पल्सेस को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसे हम सुखा लेते हैं, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा। मॉइस्चर निकल जाएगा तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा अनाज एक बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ठीक है ना, गॉट इट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। ठीक है ना, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।